Hello everyone, welcome to my YouTube channel Future Scholar Guide. Today in this video we will discussing the Global Korea Scholarship Application Guidelines for Graduate Degree Programs. As we can see कि ये application guidelines 2025 की हैं, which means कि इसकी application इस साल Feb to March में close हो चुकी हैं। और वो स्टूडेंट जो 2026 में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं वो इस एप्लीकेशन गाइडलाइंस को देखते हुए अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम टेबल ऑफ कंटेंट को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स अवेलेबल हैं, प्रोग्राम से यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्रोग्राम का कोटा क्या है, एक स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करने हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर और शेड्यूल क्या है, एप्लीकेशन को किस तरह एवेलुएट किया जाएगा और फाइनल अनाउंसमेंट कब होगी। फिर उसके बाद हमारे पास स्कॉलरशिप से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, अदर नोट्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि अगर किसी की कोई भी क्यूरी है तो वो किसको कॉन्टैक्ट कर सकता है। इस गाइडलाइंस में हमारे पास 5 अपेंडिक्स के टेबल हैं, जिसमें हमारे पास कन्वर्जन का टेबल अवेलेबल है, कोरियन एम्बेसीज और यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट अवेलेबल हैं, और लास्टली हमारे पास जीकेएस एप्लीकेशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यूज अवेलेबल हैं। सो दीज आर द गाइडलाइंस फॉर ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। सबसे पहले हम इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, जो कि बेसिकली ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन को साउथ कोरिया में आके परस्यू करें, ताकि कोरिया और उनकी होम कंट्री के दरमियान म्यूचुअल फ्रेंडशिप को प्रमोट किया जा सके। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हमारे पास 3 तरह के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। वन इज़ द मास्टर्स, पीएचडी एंड रिसर्च। मास्टर्स और पीएचडी के केस में आपको 1 ईयर का कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम करना पड़ता है और रिमेनिंग आपकी डिग्री ईयर्स के टाइम होता है। रिसर्च में आपका टाइम 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक हो सकता है। ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के 2 ट्रैक्स होते हैं। वन इज़ द एम्बेसी ट्रैक एंड सेकंड इज़ द यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी ट्रैक में एक एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन साउथ कोरियन एम्बेसी को अपनी कंट्री में सबमिट करता है, आइदर इन पर्सन या फिर पोस्ट के थ्रू। और यूनिवर्सिटी ट्रैक में एक एप्लीकेंट अपनी एप्लीकेशन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट करता है बाय इंटरनेशनल पोस्ट। अगर कोई स्टूडेंट एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई कर रहा है तो उसके पास 3 तरह की टाइप्स है जिसमें वो अप्लाई कर सकता है: जर्नल, ओवरसीज कोरियन और आरआईटीएस। आरआईटीएस का कोटा सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन के लोगों के लिए होता है, तो इसमें सिर्फ यूक्रेन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इन टोटल हमारे पास एम्बेसी ट्रैक में 720 सीट्स होती हैं। यूनिवर्सिटी ट्रैक में हमारे पास जर्नल, स्पेशलाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं, जिनकी सीट्स यहाँ पे अवे मेंशन हैं। और टोटल हमारे पास यूनिवर्सिटी ट्रैक में 1100 सीट्स अवेलेबल होती हैं और इन टोटल हमारे पास 1820 सीट्स हैं। ये सीट्स हमेशा हर साल आगे पीछे होती रहती हैं। लास्ट ईयर 2024 के वक्त हमारे पास ये सीट्स 2200 थी। सो यहाँ इस साल 2025 में ये सीट्स कम हुई हैं 1800। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फील्ड्स ऑफ स्टडी कौन कौन सी अवेलेबल हैं और यूनिवर्सिटीज़ क्या क्या कौन सी ऑफर हो रही हैं। एक एप्लीकेंट जो ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड है, वो किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है जो कि जीकेएस की पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही हैं, लेकिन वो नाइट स्कूल, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज वो इस स्कॉलरशिप में नहीं ऑफर हो रहे। हम जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे हम तब देखेंगे कि हम यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन फाइल्स को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर जाके, और फिर उसको फिल कैसे करना है इन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर हम लोग देखें यूनिवर्सिटीज़ किस तरह की अवेलेबल हैं, तो हमारे पास टोटल 2 टाइप की क्लासिफिकेशंस हैं। टाइप 1 जिसमें हमारे पास 33 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें सोल और उसके आसपास की यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। और टाइप बी में हमारे पास 41 इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें हमारे पास अदर प्रोविंसेस की यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर कोई एप्लीकेंट एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर रहा है तो वो 3 तरह के में से किसी एक प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता है, आइदर जर्नल, आरआईटीएस और ओवरसीज कोरियन। और इन तीनों कैटेगरीज में अप्लाई करते हुए एक एप्लीकेंट जो है वो आइदर टाइप बी या टाइप ए में से कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकता है। जैसे कि हमें पता है कि एम्बेसी ट्रैक में एक एप्लीकेंट 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता है, तो उसकी एक यूनिवर्सिटी मस्ट भी टाइप बी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ट्रैक में हमारे पास 3 तरह के प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं: जर्नल, स्पेशलाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जर्नल में अप्लाई करते हुए आपके पास 3 तरह का आगे कोटा है: जर्नल, आरजीकेएस और रिसर्च। अगर कोई एप्लीकेंट जर्नल में अप्लाई कर रहा है तो वो टाइप ए और टाइप बी में से कोई भी एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकता है। आरजीकेएस के वक्त उसके लिए लाजमी है कि वो सिर्फ टाइप बी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करे, और इसी तरह रिसर्च के वक्त वो टाइप ए में या टाइप बी में से कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकता है। अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की आर&डी में, तो हमारे पास 21 इंस्टीट्यूट्स ऑफर हो रहे हैं, और एक एप्लीकेंट जो आर&डी में अप्लाई कर रहा है वो सिर्फ इन 21 इंस्टीट्यूट्स में ही अप्लाई कर सकता है, क्योंकि इनका कोटा इन इंस्टीट्यूट्स में ही अवेलेबल है। ग्लोबल नेटवर्क के वक्त हमारे पास 5 इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम एक एप्लीकेंट टाइप ए और टाइप बी में से किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है।
अगर हम प्रोग्राम का कोटा डिस्कस करें तो टोटल एम्बेसी ट्रैक में हमारे पास 669 स्कॉलर्स की सीट्स अवेलेबल हैं और एक एप्लीकेंट अपने रेलिवेंट कंट्री के अकॉर्डिंग अपना एम्बेसी ट्रैक का कोटा देख सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो ब्राज़ील का कोटा एम्बेसी ट्रैक पे 7 है, नॉर्वे का कोटा 1 है, पाकिस्तान का कोटा 6 है। इसी तरह अगर हम लोग बात करें ओवरसीज़ कोरियन की, तो ओवरसीज़ कोरियन की कैटेगरी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 कंट्रीज़ ऑफर हो रही हैं और एक एप्लीकेंट जो ओवरसीज़ कोरियन है, वो अगर इन कंट्रीज़ के में फ़ॉल करता है, तो वो उसके अगेंस्ट अपना एम्बेसी के लिए रिलेटिव कोटा देख सकता है। RITS में हमारे पास 40 यूक्रेन स्कॉलर्स होते हैं और सिर्फ यूक्रेन के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ट्रैक में हमारे पास टोटल 150 सीट्स हैं फ्रॉम 55 कंट्रीज़ और RGKS में हमारे पास 465 सीट्स हैं फ्रॉम 56 कंट्रीज़। RGKS वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि दूसरे प्रोविंसेस में होती हैं साउथ कोरिया के आउटसाइड दी सोल। एक एप्लीकेंट यहाँ से रेलिवेंट अपनी कंट्री वाइज कोटा देख सकता है कि उसका जर्नल पे क्या कोटा है और RGKS में क्या कोटा है। अगर हम बात करें जैसे कि कुवैत की, कुवैत का सिर्फ और सिर्फ जनरल में एक वन सीट अवेलेबल है और इसके लिए RGKS पे कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। इसी तरह मलेशिया के लिए हमारे पास जनरल में 7 की सीट्स अवेलेबल हैं और RGKS में 9 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो हमारे पास जनरल पे सीट 1 अवेलेबल है और RGKS के लिए 13 सीट्स अवेलेबल हैं। रिसर्च स्कॉलर्स जो होते हैं वो हमारे पास 5 होते हैं और 156 7 कंट्रीज़ में से किसी भी कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं और वो एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ट्रैक में से किसी भी ट्रैक को सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। अगर हम बात करें R&D की, तो हमारे पास टोटल R&D में 300 स्कॉलर्स हैं और जो स्टूडेंट्स R&D में अप्लाई करना चाहते हैं वो सिर्फ इन 21 यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई कर सकते हैं और आप जैसे कि देख सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के अगेंस्ट इनका कोटा भी अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ काइस्ट, तो काइस्ट का कोटा 12 सीट्स का है। ग्लोबल नेटवर्क में हमारे पास टोटल 80 सीट्स होती हैं और एक स्टूडेंट जो कि ग्लोबल नेटवर्क में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो सिर्फ इन 5 प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता है और इन यूनिवर्सिटीज़ ने आगे अपने प्रोग्राम भी मेंशन किए हुए हैं और प्रोग्राम वाइज सीट्स भी मेंशन की हुई हैं। जैसा कि बात करते हैं कि पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है अंडर द ग्लोबल नेटवर्क सीट, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स और पोर्ट मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकता है और दोनों की सीट्स 11-11 हैं हमारे पास यहाँ पे। अब हम डिस्कस सकते हैं कि एक एप्लीकेंट जो कि ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। हमारे पास सबसे मोस्ट और सबसे फर्स्ट एलिजिबिलिटी ये है कि एप्लीकेंट और उसके पेरेंट्स साउथ कोरियन सिटीजनशिप ना होल्ड करते हों। एप्लीकेंट और उसके पेरेंट्स डुअल सिटीजनशिप भी ना होल्ड करते हों और अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन अगर एप्लीकेंट की सिटीजनशिप चेंज हो जाती है, तो वो एवेल्युएशन के प्रोसेस से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बट ये क्लॉज हमारे पास R&D और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम बात करें लेवल ऑफ एजुकेशन की, तो ऑल एप्लीकेंट मस्ट हैव ऑब्टेन देयर रिक्वायर्ड डिग्री और मस्ट बी एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट बाय 30 जुलाई 31 2025। जैसे कि ये एप्लीकेशन गाइडलाइन इस साल जनवरी में रिलीज़ हुई थी, तो यहाँ पे हमारे पास 2025 की डेडलाइन है। नेक्स्ट ईयर जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे फॉर 2026, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2026 की डेडलाइन होगी। हमारे पास जो स्टूडेंट्स मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए लाजमी है कि उनके पास मिनिमम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। जो PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और जो पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए पास मिनिमम डॉक्टरल डिग्री होनी चाहिए। रिसर्च प्रोग्राम में हमारे पास बेसिकली प्रोफेसर एक्सचेंज प्रोग्राम भी ऑफर होता है जिसमें मिनिमम डिग्री आपकी मास्टर्स होनी चाहिए और जो प्रोग्राम्स हमारे पास साइंस, कल्चर और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं उसमें भी मिनिमम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। यहाँ पे चीज़ मेंशन है कि एप्लीकेंट्स हुआ एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट बाय जुलाई 31 2025 कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम with the certificate of expected graduation or grades of all completed semesters at the time of application। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ, ग्रेजुएट हो ना होने से मुराद ये कि उसके एकेडमिकली उसकी सेमेस्टर्स कंप्लीट हो गए हैं बट उसको अभी तक डिग्री नहीं मिली, तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से एक प्रोविंशियल सर्टिफिकेट या होप सर्टिफिकेट बनवा के इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए लाजमी है कि लेट्स से अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसे जुलाई 31 2025 तक अपनी डिग्री जो है वो NIIED को सबमिट करनी है। अगर वो नहीं करता है, अगर उसका एक्सेप्टेंस हुआ होता है और वो इस काम को करने में फ़ेल हो जाता है तो उसकी कैंसिलेशन कर दी जाएगी स्कॉलरशिप से। अगर हम ग्रेड्स को डिस्कस करें तो हमारे पास मिनिमम एवरेज पॉइंट जो है वो आपका 80 होना चाहिए आउट ऑफ 100 पॉइंट स्केल में से, या फिर आप एक एप्लीकेंट अपनी इस क्लास में टॉप 20 में फॉल करता हो।
सीजीपीए वाइज अगर हम देखें तो आपके पास आउट ऑफ 4 मिनिमम 2.6 सीजीपीए होना चाहिए और आउट ऑफ 5 3.23 सीजीपीए होना चाहिए। आपके एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट पे आपकी सीजीपीए और रैंकिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट की रैंकिंग या सीजीपीए या पॉइंट ग्रेड सिस्टम उसकी ट्रांसक्रिप्ट पे अवेलेबल नहीं है तो उसे ऐसा डॉक्यूमेंट अपनी यूनिवर्सिटी से लेकर सबमिट करना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं एज। एक एप्लीकेंट जो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहा है, आइदर वो मास्टर्स हो, पीएचडी हो या रिसर्च हो, उसकी डिग्री एज मस्ट बी 40 ईयर्स, अंडर 40 ईयर्स होनी चाहिए और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आफ्टर September 1 1985 होनी चाहिए। Current academic professors in one of the official development assistant recipient who are under 45 of age born after September 1 1985 का also eligible to apply। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनकी लिए रिलैक्सेशन है कि उनकी एज अंडर 45 होनी चाहिए। और लिस्ट ऑफ हम ODA रिसिपिएंट कंट्रीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं कि कौन कौन सी हैं। अगर हम बात करें लैंग्वेज एबिलिटी की, तो applicants who are expected to graduate the RITES Korean language program by August 2025 are also eligible to apply if they have achieved the TOPIK IBT level 3 और higher। जैसे कि हमने डिस्कस किया, RITES जो है वो यूक्रेन के लोगों के लिए अवेलेबल है, तो ये सिर्फ क्लॉज यूक्रेन के लोगों के एलिजिबल है। और यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट यूक्रेन से अप्लाई कर रहा है, अगर उसने टॉपिक लेवल अचीव किया हुआ है तो उसके पास कौन सा टॉपिक लेवल होना चाहिए, फ्रॉम 87 to 100। और अगर IBT के केस में है तो फर्स्ट से लेकर 7 एग्जाम तक। हेल्थ के बारे में बात करें तो एक एप्लीकेंट जो जीकेएस में अप्लाई कर रहा है उसके लिए लाजमी है कि वो बहुत मेंटली और फिजिकली जो है वो फिट होना चाहिए ताकि वो स्टडी अपनी साउथ कोरिया में कंप्लीट कर सके। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हुए एप्लीकेंट के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं। एक स्टूडेंट जो कि इंटरनेशनल कोरियन हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ है अपनी कंट्री में, वो स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टूडेंट जिसने अपनी हाई स्कूल एजुकेशन या अपनी यूनिवर्सिटी एक ऐसी एजुकेशन अपनी ऐसी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है जो कि कोरिया से एफिलेटेड थी, तो वो इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। एक स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी पहले ही प्रीवियसली जीके स्कॉलरशिप में अप्लाई कर चुका है और उसको वो मिली थी, वो भी स्टूडेंट ऐसी स्कॉलरशिप में दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। इट्स मीन कि लेट्स से अगर किसी स्टूडेंट को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जीकेएस मिली थी तो वो मास्टर्स लेवल पे दोबारा जीकेएस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। Final successful candidates of the GKS degree program for the past 3 years who have withdrawn from the program or was disqualified from this program prior to enrollment cannot apply। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो स्टूडेंट जो कि प्रीवियसली जीके स्कॉलरशिप जिनको मिली थी और उन्होंने विड्रॉ कर दी, या वो लोग जो कि डिस्क्वालीफाई हो गए बेसिस ऑन देयर परफॉर्मेंस, वो भी दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं सबमिशन की। जैसे कि हमें पता है कि एप्लीकेंट आइदर एम्बेसी या फिर यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई कर सकता है, साइमल्टेनियसली नहीं अप्लाई कर सकता। अगर कोई स्टूडेंट ये गलती करता है तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा दोनों ट्रैक से, एम्बेसी से भी और यूनिवर्सिटी से भी। एम्बेसी ट्रैक के स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट राउंड पास कर लेते हैं वो यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई नहीं कर सकते, जिनको हम रिजर्व कैंडिडेट्स कहते हैं। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट लेट्स से एम्बेसी ट्रैक पे अप्लाई करता है और इनिशियल स्क्रीनिंग ही नहीं क्लियर करता, तो वो अपने डॉक्यूमेंट एम्बेसी से वापस लेके यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई कर सकता है। यूनिवर्सिटी ट्रैक के स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ एक प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और एम्बेसी ट्रैक के स्टूडेंट्स 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। Duplicate submission will be disregarded in the evaluation if found forward. Scholarship will be cancelled even after the evaluation is completed। अब हम बात करते हैं कि एक स्टूडेंट को कौन सी एडिशनल रिस्ट्रिक्शन या एलिजिबिलिटी मीट करनी पड़ती है बाय देयर यूनिवर्सिटी। लेट्स से जब आपकी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाता है और आपको पता है कि इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन के बाद आपके पास सबसे पहले आपने अपना लैंग्वेज ईयर कंप्लीट करना है और जिसमें आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट टॉपिक लेवल 3 अचीव करना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपकी यूनिवर्सिटी आपसे ये डिमांड करती है कि आपको मिनिमम टॉपिक लेवल 4 अचीव करना है, तो आपको यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी है। इसी तरह कोई भी स्टूडेंट अपनी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे या यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन की फाइल में जाके चेक कर सकता है कि उसकी यूनिवर्सिटी की कोई स्पेसिफिक या कोर्स की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से सबमिट करने हैं फॉर द ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। वो पहले हम डिस्कस करेंगे वो डॉक्यूमेंट जो कि हर स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी हैं कि उसने सबमिट करना ही है, जो कि हमारे पास
नंबर 1 से लेके नंबर 10 तक है। मीन्स हमने फॉर्म 1 से लेके फॉर्म 10 एप्लीकेशन फॉर्म हर हाल में सबमिट करना होता है, रेलेवेंट जो कि रेलेवेंट आपके लिए हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट मास्टर्स लेवल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान को सबमिट करता है। रिसर्च प्रपोजल उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, रिसर्च प्रपोजल सिर्फ रिसर्च के लोग सबमिट करते हैं। इसी तरह मास्टर्स लेवल पे अगर कोई बंदा अप्लाई कर रहा है तो 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट करेगा, जो कि मास्टर्स, पीएचडी और रिसर्च तीनों के लिए लाजमी है। लेटर ऑफ इनविटेशन इशूड बाय द रिसर्च प्रोग्राम यूनिवर्सिटी। अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए फॉर्म 6 अटैच करना लाजमी है। मास्टर्स और पीएचडी के केस में ये मैंडेटरी नहीं है और उन्होंने इस चीज़ को क्रॉस किया हुआ है, मीन्स ये चीज़ एक स्टूडेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास फॉर्म 8 to 9 आते हैं, जिसमें जीकेएस एप्लीकेशन, एप्लीकेंट एग्रीमेंट फॉर्म आता है, मेडिकल असेसमेंट आता है, कंसेंट टू कलेक्ट एंड यूज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है, जो कि मास्टर्स, पीएचडी और रिसर्च तीनों के लिए रिक्वायर्ड है कि तीनों में से तीनों ने सबमिट करना है, एक स्टूडेंट जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहा हो। आगे हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड, और यहाँ पे चीज़ मेंशन है कि मस्ट बी अपोस्टाइल और काउंसलर कन्फर्म्ड। अब वो स्टूडेंट्स जो कि मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए लाजमी है कि वो 11, 12 और 12.1 को सबमिट करें। हमारे पास 11 जो है वो बेसिकली एप्लीकेंट्स और पेरेंट्स का सिटीजनशिप है और उनका फैमिली रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तान के केस में हमारे पास फैमिली रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट आप नादरा से ले सकते हैं और बाद में इस डॉक्यूमेंट को आप मोफा से टेस्ट करवा के मोफा से अपोस्टाइल करवाते हैं। उसके बाद हमारे पास बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट है और फिर बैचलर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट है फॉर मास्टर्स डिग्री। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा पीएचडी में अप्लाई कर रहा है तो वो बैचलर्स और पीएचडी मास्टर्स दोनों के डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा। इसी तरह अगर कोई रिसर्च में अप्लाई कर रहा है तो बैचलर्स मास्टर्स दोनों के डॉक्यूमेंट अटैच करेगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट रिसर्च के लिए अप्लाई कर रहा है तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि रिसर्च के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पोस्ट डॉक के लिए कंसिडर होते हैं, तो उनके पास पीएचडी की अपनी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह वो अपनी पोस्ट डॉक की जो है बेसिकली पोस्ट डॉक में अप्लाई करते हुए अपनी पीएचडी की सर्टिफिकेशन, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और डिग्री ट्रांसक्रिप्ट अटैच करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट वर्किंग एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा है तो वो भी अटैच कर सकता है, लेकिन ये चीज़ आप सिर्फ रिसर्च के केस में सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रूफ ऑफ ओवरसीज़ कोरियन डॉक्यूमेंट आता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के ऊपर ये चीज़ एप्लीकेंट है कि वो ओवरसीज़ कोरियन है तो वो इसको सबमिट कर सकता है, आइदर ये चीज़ ऑप्शनल है हमारे पास। फिर हमारे पास प्रूफ ऑफ कोरियन सिटीजनशिप आता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसके पेरेंट्स ने या एप्लीकेंट्स ने कभी प्रीवियसली इस चीज़ उनके पास पहले कोरियन सिटीजनशिप थी और उन्होंने छोड़ दी, तो अगर उसके पास ऐसा कोई प्रूफ है जो कि इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है यहाँ पे, तो वो अटैच कर सकता है और चीज़ ऑप्शनल है। इसी तरह हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा कोरियन वॉर से बिलोंग करता है प्रीवियसली, तो वो भी अपना यहाँ पे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकता है। उसके बाद आता है हमारे पास सर्टिफिकेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस। अब आपने 19 और 15 नंबर में कंफ्यूज नहीं होना। 15 नंबर का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं ESCI प्रोग्राम के लिए, जो कि अंडर रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, और ये डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लोग सबमिट करते हैं जो कि पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। इसी तरह जो सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस है वो मास्टर्स और पीएचडी के लोगों के लिए ऑप्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने बैचलर्स के बाद कोई काम वगैरह किया है, लेट्स से कॉर्पोरेट सेक्टर में या इंडस्ट्री में, और वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो वो अपनी प्रीवियसली जहाँ वो इस टाइम काम कर रहा है वहाँ से अपना वर्किंग सर्टिफिकेट सबमिट करेगा। और अगर पीएचडी के केस में भी ये चीज़ रेलिवेंट है तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप एम्प्लॉयमेंट के सबमिट करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप कभी भी अपने अवार्ड्स या अदर सर्टिफिकेट्स में नहीं अटैच करते, क्योंकि इस तरह कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। फिर हमारे पास आते हैं अदर डॉक्यूमेंट्स, जो कि बेसिकली आते हैं जिसमें आपका बेसिकली टॉपिक लेवल स्कोर आता है या आइदर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आता है। ये ऑप्शनल माना जाता है यूनिवर्सिटी और एम्बेसी केस दोनों में, लेकिन इट्स हाईली रिकमेंडेड कि एक एप्लीकेंट जो इतनी मेहनत करके एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट ज़रूर अटैच करे साथ। 21 पे हमारे पास अवार्ड्स और अदर सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें एक एप्लीकेंट की सारी एक्स्ट्रा करिकुलर के सर्टिफिकेट्स आ सकते हैं, और मेक श्योर आप जितने भी सर्टिफिकेट्स अटैच करे हैं उनको लेबल ज़रूर करें। एंड लास्टली हमारे पास एक एप्लीकेंट की पासपोर्ट कॉपी है, जो कि हाईली सजेस्ट की जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहा है तो वो अपनी पासपोर्ट की कॉपी ज़रूर अटैच करें, ऑल्दो ये ऑप्शनल है हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास।
एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन एम्बेसी ट्रैक। हमेशा आपके जब डॉक्यूमेंट्स आप सारे सबमिट करते हैं एम्बेसी को, तो एम्बेसी हमेशा रिक्वायरमेंट्स जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट एक्सेप्ट नहीं करती। आपको डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमेशा हार्ड फॉर्म में सबमिट करने पड़ते हैं एम्बेसी को, और आपके डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपोस्टाइल होने चाहिए फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन। याद रखें, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू सबमिट ये एम्बेसी और यूनिवर्सिटी को डिसाइड करती है, लेकिन बेसिकली आपकी जो एवेल्यूएशन होती है एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ट्रैक की फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग के लिए, वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, आपकी स्टडी प्लान, आपकी रिसर्च प्रपोजल, आपकी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, लेटर ऑफ इन्विटेशन, और आपका जो फॉर्म 1 to 10 होता है उसकी बेसिस पे होती है। और रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स में आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स उन्होंने रिक्वायर्ड मांगे हुए हैं वो ज़रूर अटैच करने हैं। बेसिकली वो मेन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप वो अटैच नहीं करते तो आप स्क्रीनिंग पास नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट राउंड हमेशा आपके पास एम्बेसी या यूनिवर्सिटी का होता है, और एम्बेसी और यूनिवर्सिटी का राउंड जो स्टूडेंट्स क्लियर कर लेते हैं फिर उनके डॉक्यूमेंट्स सेकंड राउंड के में नीट को सबमिट कर दिए जाते हैं। और आपके डॉक्यूमेंट्स हमेशा सबमिशन के वक्त आइदर इंग्लिश या कोरियन में से होने चाहिए, और एप्लीकेंट्स के हमेशा ओरिजिनल हैंड रिटन सिग्नेचर होने चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म पे। इस स्टेज पे ये चीज़ मेंशन हुई है कि नो नीड टू बी अपोस्टाइल और कौंसलर कंफर्म। ये सेंटेंस टोटली इरेलीवेंट है, क्योंकि जब आप फर्स्ट राउंड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपोस्टाइल होते हैं। एम्बेसी ट्रैक में अप्लाई करते हुए एक एप्लीकेंट टोटल 4 सेट्स बनाता है, 1 ओरिजिनल सेट का और 3 एडिशनल सैम्पल कॉपीज़ बनाता है फॉर द यूनिवर्सिटीज़, और यूनिवर्सिटी ट्रैक में एक सब स्टूडेंट एक ओरिजिनल सेट ही बनाता है। अब हम रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं, जिसमें सबमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स रिटन इन इंग्लिश एंड कोरियन मस्ट बी अपोस्टाइल और कौंसलर कंफर्म्ड। डॉक्यूमेंट्स रिटन इन अदर लैंग्वेजेस, अगर फॉर एग्जांपल किसी का कोई डॉक्यूमेंट अदर देन इंग्लिश या कोरियन में है तो उसके लिए लाजमी है कि वो उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करवाए और ट्रांसलेट करवा के अपोस्टाइल करवाए, ताकि उस डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक माना जा सके। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि इफ़ योर कंट्री बिलोंग्स टू वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज फॉर द अपोस्टाइल कन्वेंशन, सबमिट योर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट विद अपोस्टाइल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री हेग कन्वेंशन का पार्ट है और आपकी कंट्री ने अपोस्टाइल कन्वेंशन को ज्वाइन कर लिया है, तो आपके लिए लाजमी है कि आप डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल सबमिट करो, ना कि कौंसलर कन्फर्म। पहले जब अपोस्टाइल पाकिस्तान में नहीं होता था तो लोग कौंसलर कन्फर्म करते थे, जो कि बेसिकली एम्बेसी करती थी, लेकिन अब अपोस्टाइलेशन मोफा आपकी कर देता है, और ये चीज़ TCS के थ्रू आप इजीली मोफा से करवा सकते हैं। फिर नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट टू सबमिट, एम्बेसी ट्रैक में आपको 1 सेट ऑफ अपोस्टाइल और कौंसलर कंफर्म डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, और 3 सेट्स ऑफ एडिशनल सिंपल फोटो कॉपीज चाहिए होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना जो अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट है उसकी ओरिजिनल कॉपी आपने अटैच करनी है, एक सेट उसकी बनाना है, और बाकी 3 सेट्स उस अपोस्टाइल कॉपी के सिंपल फोटो कॉपीज लेनी है, और अपने एप्लीकेशन फॉर्म और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। यूनिवर्सिटी ट्रैक में हमारे पास 1 सेट्स ऑफ अपोस्टाइल और कौंसलर कंफर्म डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होते हैं। यहाँ पे ओरिजिनल से मुराद मेरा ये है कि आपने कभी भी अपने ओरिजिनल डिग्रीज नहीं सबमिट करनी। अपोस्टाइल करवाने का मकसद ही यही होता है कि जो आपकी फ़ोटो कॉपीज़ होती हैं वो जब अपोस्टाइल हो जाती हैं तो वो आपकी ओरिजिनल की इक्वलेंट मानी जाती हैं। थिंग्स टू नोट व्हेन सबमिटिंग एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, हमेशा याद रखें कि फर्स्ट राउंड ऑफ एप्लीकेशन में आपका डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश या कोरियन में होने चाहिए, ठीक है। और एप्लीकेंट शुड चेक विद द एम्बेसी और यूनिवर्सिटी फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन एप्लीकेशन सबमिशन। अगर फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी की या स्पेसिफिक कंट्री में एम्बेसी की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो एप्लीकेंट को चाहिए कि वो उससे भी सब फुलफिल करे, और ये चीज़ आप एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मस्ट बी सील्ड एंड साइंड बाय द वन रिकमेंडर हु कैन इवेलुएट द एप्लीकेंट एकेडमिक एबिलिटी। इससे मुराद ये हुआ कि आपने जब अपने प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेना है किसी भी स्टेज पे अप्लाई करने के लिए, आइदर मास्टर्स, PhD या पोस्ट डॉक के लिए, तो आपका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो आपके रिकमेंड यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे लिखें, एंड देन उसको A4 पेपर में डाल के आपका जो फॉर्म नंबर 5 है जो कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का है उसको साथ अंदर अटैच करके उसे सील कर दें। सील करने से मुराद है कि उसको टेप से या ग्लू से आपने बंद करना है, और जहाँ पे डॉक्यूमेंट क्लोज हो रहा होता है वहाँ पे आपको एप्लीकेंट, वहाँ पे आपका रिकमेंडर हर जगह साइन करता है और उसको फिर सील कर देता है। अगर कोई लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सील नहीं होगा तो वो रिकमेंडेशन लेटर नहीं एक्सेप्ट किया जाता। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फॉर द सेकेंड राउंड ऑफ सिलेक्शन,
सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन में वो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं जो कि फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेते हैं, और अगर फॉर एग्जांपल इफ़ एनी ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट सबमिटेड और इफ़ एनी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आर नॉट सबमिटेड विदाउट एप्लीकेंट सिग्नेचर, तो उसकी एप्लीकेशन को वैल्यूएट कर एक्सक्लूड कर दिया जाता है। और याद रखें कि जो डॉक्यूमेंट सेकंड राउंड के लिए चले जाते हैं वो कभी भी वापस नहीं आते। लेट्स से अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का एम्बेसी ट्रैक का फर्स्ट इनिशियल स्क्रीनिंग राउंड ही क्लियर नहीं हुआ, तो उसको उसके डॉक्यूमेंट वापस मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसने एम्बेसी ट्रैक का स्क्रीनिंग राउंड क्लियर कर लिया था और उसकी यूनिवर्सिटी को नीट को डॉक्यूमेंट चले गए हैं और उसकी नीट के बाद सिलेक्शन नहीं हुई आगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स को उसको कभी वापस नहीं मिल सकते। रिक्वायरमेंट फॉर ई सबमिटेड डॉक्यूमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि हर डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है यहाँ पे। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एंड फैमिली रजिस्ट्रेशन में हमारे पास यहाँ पे मेंशन है कि ऑफिशियल सर्टिफिकेट सच एज बर्थ सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें अपना बर्थ सर्टिफिकेट अटैच करना है या नहीं करना। ये बात याद रखें कि जब आप अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कि अब हमें पाकिस्तान में नादरा इशू करके देता है, आप वो अटैच कर रहे होते हैं, तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट को अटैच करने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी सिटीजनशिप, आपका आपका पेरेंट्स का रिलेशनशिप डिफाइन करता है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपको अपनी सिटीजनशिप और अपने पेरेंट्स की सिटीजनशिप प्रूव करनी है, आप उसमें उस केस में अपना CNIC और अपने पेरेंट्स का CNIC सिंपल फोटोकॉपीज अटैच कर सकते हैं, बट वो अदर डॉक्यूमेंट्स में अटैच करें। उसके बाद हमारा ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है जो कि बेसिकली आपकी डिग्री है, और ये डिग्री आपकी पोस्टाइल होनी चाहिए। जैसे कि पहले ही डिस्कस किया था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ, बट वो ग्रेजुएट हो जाएगा बाय 31 जुलाई तक, तो उसे अपनी ओरिजिनल डिग्री पोस्टाइल जो है वो नीट को सबमिट करनी है, इन केस अगर उसका सिलेक्शन हुआ है। अगर नहीं उसकी डिग्री 31 जुलाई तक आती और ऐसा स्टूडेंट जो कि जिसको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, तो उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाती है, बिकॉज वो अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है। आगे हम बात करते हैं एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपकी बेसिकली वो होती है जो कि इसमें आपके सारे ग्रेड्स मेंशन होते हैं, और वही बात कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी यूनिवर्सिटी की साइड से इशू की गई हो और वो अपोस्टाइल हो। अगर कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट था, तो उसके लिए लाजमी है कि 31 जुलाई तक अपनी डिग्री को एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को प्रोवाइड करें इन केस ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। और जब आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है उस पर आपकी जो CGPA ग्रेडिंग सिस्टम है वो डिफ़ाइन हो, अगर नहीं डिफ़ाइन तो आपको कन्वर्टेड ट्रांसक्रिप्ट मेंशन लेनी पड़ती है, जो कि यूनिवर्सिटी की रेलिवेंट अथॉरिटी आपको दे सकती है। उसके बाद आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है। जैसे कि हमने डिस्कस किया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपके प्रोफेसर्स, डिपार्टमेंट हेड या अदर इंडिविजुअल्स, रेलिवेंट इंडिविजुअल्स आपको दे सकते हैं जो कि एप्लीकेंट की यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। और रिकमेंडेशन लेटर शुड बी डेटेड विद इन 1 ईयर ऑफ द एप्लीकेशन डेडलाइन। लेट्स से मुराद है कि आप 1 साल पहले भी रिकमेंडेशन लेटर लेके अप्लाई, इससे मुराद ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के पास 1 साल पुराना रिकमेंडेशन लेटर भी है, तो वो उसके साथ भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन हमेशा ये चीज़ प्रेफर की जाती है कि आप लेटेस्ट रिकमेंडेशन लेटर लेके उसे सील करवा के सबमिट करें एप्लीकेशन के साथ। अब वो स्टूडेंट जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए सिर्फ लाजमी है कि वो अपना रिकमेंडेशन लेटर अपनी पार्टनर यूनिवर्सिटी से लें जिस यूनिवर्सिटी में वो जा रहे हैं, ठीक है। प्रूफ ऑफ ओवरसीज कोरियन अडॉबी अडॉप्टी और प्रूफ ऑफ कोरियन सिटीजनशिप, प्रूफ ऑफ कोरियन वॉर, ये पाकिस्तान के केस में तीनों चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती, हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। फिर आगे हमारे पास आता है कोरियन या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर किसी स्टूडेंट के पास कोरियन की टेस्ट है, जो इसको हम टॉपिक कहते हैं, अगर वो अवेलेबल है तो उसको ज़रूर सबमिट करें। अदरवाइज़ वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आइल्स या टोफल जो है, जो कि मेंशन है कि उसकी एक्सपायरी डेट जो है मस्ट बी लेटर देन 28 फरवरी 2025 होनी चाहिए, ठीक है। और उसे ओरिजिनल प्रिंटेड कॉपी सबमिट करनी है। अब यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट आइल्स या टोफल का सबमिट करना है। नहीं, आपने अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट की प्रिंटेड कॉपी, यहाँ पे लिखा है सबमिट अ ओरिजिनल प्रिंटेड कॉपी, आपने आइल्स और टोफल में प्रिंटेड कॉपी सबमिट करनी होती है, जबकि आपने अपने जो टॉपिक के केस में भी आपने ओरिजिनल प्रिंटेड कॉपी सबमिट करनी होती है। आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपना ओरिजिनल सबमिट नहीं करना। अदर मटेरियल्स में
आपके पास नेसेसरी है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करें जो कि आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट और स्टडी प्लान में मेंशन कर रहे हैं कि आपने ये चीज़ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में किया हुआ है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को नंबर करें और उस डॉक्यूमेंट को अदर डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर अटैच करें। और इन डॉक्यूमेंट्स को अटैच करते हुए आपके लिए लाजमी नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट्स कौंसलर कन्फर्म या अपोस्टाइल हो, ये सिंपल फ़ोटोकॉपी सबमिट की जाती हैं। फ़ोटोकॉपी हमारे पास आगे आता है हमारे पास पासपोर्ट कॉपी। पासपोर्ट कॉपी आपके पास नॉर्मल सी पासपोर्ट कॉपी है, इसको आपको जो है बेसिकली अपोस्टाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है। सबमिट अ पासपोर्ट कॉपी एज अ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट इफ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप डज नॉट क्लियरली इंडिकेट सिटीजन इन्फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि अगर लेट्स से फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी सिटीजनशिप नहीं डिफाइन करता, तो आप अपनी पासपोर्ट कॉपी और अपने पेरेंट्स की पासपोर्ट कॉपी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन जब आप नादरा से अपना एफआरसी लेते हैं तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की इशूड अथॉरिटी के पेज पे होता है, तो वो ऑलरेडी आपकी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप डिफाइन कर रहा होता है, तो आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे मेंशन है कि आइटम टू अपोस्टाइल, आइटम और नो टू अपोस्टाइल और कौंसलर कंफर्मेशन। आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाने हैं, ठीक है, और इसे किस तरह करवाना है, यहाँ पे सारा प्रोसीजर अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी अपोस्टाइलेशन या काउंसलर कंफर्मेशन पे किसी भी किस्म की एक्सपायरी डेट अवेलेबल है, तो आपने उस एक्सपायरी डेट को भी मद्देनज़र रखते हुए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर एक्सपायरी डेट अवेलेबल नहीं है, तो डॉक्यूमेंट विद इन 2 ईयर्स जो कि लास्ट 2 ईयर्स में अपोस्टाइल या काउंसलर कंफर्म हुए थे, वो उस डेट से ऑथेंटिक माने जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसीजर और शेड्यूल क्या होता है। हमारे पास 2 तरह के ट्रैक्स होते हैं, एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ट्रैक। एम्बेसी में सबसे पहला फर्स्ट राउंड आपका एम्बेसी कंडक्ट करता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को सबमिट करते हैं। एम्बेसी उसके बाद नीट को रिकमेंड करता है और नीट को रिकमेंड करने के बाद नीट आपकी वैल्यूएशन करता है, जिसको हम सेकंड राउंड कहते हैं। और उसके बाद नीट जब आपकी वैल्यूएशन करता है, फिर आपका थर्ड राउंड एम्बेसी ट्रैक कैंडिडेट्स का होता है, जिसमें आपकी एप्लीकेशंस यूनिवर्सिटीज़ को जाती हैं और फिर फाइनल अनाउंसमेंट होती है। जबकि यूनिवर्सिटी ट्रैक में आपका फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन जो है वो यूनिवर्सिटी करती है और यूनिवर्सिटीज़ आपके इंटरव्यू कंडक्ट करके फिर आपको नीट को रिकमेंड करती है, और फिर जब नीट को आप रिकमेंड हो जाते हैं, फिर नीट आपकी वैल्यूएशन करता है और फिर आपको फाइनल अनाउंसमेंट मिलती है कि आइदर आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। अगर हम सिलेक्शन का शेड्यूल डिस्कस करें, तो एम्बेसी ट्रैक हमारे पास फेब टू मार्च तक होता है और हमारे पास अर्ली अप्रैल तक रिकमेंडेशन हो जाती है टू नीट, और नीट हमें लेट अप्रैल तक बताता है कि आइदर हमारा सेकंड राउंड में सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। और थर्ड राउंड हमारे पास जब यूनिवर्सिटीज़ को हमारे पास लेट मार्च तक आ जाता है। यूनिवर्सिटी ट्रैक में हमारे पास फेब टू अप्रैल तक का टाइम होता है एप्लीकेशन सबमिट करने का, और लेट अप्रैल में हमारे पास जो है वो नीट को रिकमेंडेशन होती है, और फिर लेट मई में आपकी सेकेंड राउंड ऑफ सिलेक्शन होती है। जैसे कि यूनिवर्सिटी ट्रैक में थर्ड राउंड नहीं होता, तो फिर डायरेक्ट एक ही मरतबा लेट जून में हमारे पास फाइनल कैंडिडेट्स की का रिजल्ट आता है स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पे। ये टाइमलाइन है बेसिकली विद इंपॉर्टेंट डेट्स के। एक स्टूडेंट ने बेसिकली स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पर जाके गाइडलाइंस को फॉलो करना है। फिर फर्स्ट राउंड एम्बेसी का होगा। एम्बेसी के ऊपर जो जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि एम्बेसी या यूनिवर्सिटी ने सेट किए हैं, वो एक एप्लीकेंट को सबमिट करने हैं। एम्बेसी के लिए लाजमी है कि वो अपनी सारे इंटरव्यूज़ 21 मार्च तक कंडक्ट कर लें, और यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ अपने अकॉर्डिंगली डेट मेंशन करती हैं यहाँ पे। एम्बेसी के केस में जैसे कि पहले ऊपर डिस्कस किया कि 1 अप्रैल तक रिकमेंडेशन होती है, और यूनिवर्सिटी ट्रैक में 1 मई तक रिकमेंडेशन होती है टू नीट, और आपके रिमेनिंग सेकंड और थर्ड राउंड इसी तरह चलते रहते हैं। हमारे पास अनाउंसमेंट और 2025 जीके स्कॉलर जो नीट एंड पे करता है वो लेट जून में करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन में एवेल्यूएशन के क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एप्लीकेशन पीरियड हमारे पास यूनिवर्सिटी और एम्बेसी की वेबसाइट पर अवेलेबल होता है। एप्लीकेंट्स जो कि फर्स्ट राउंड एम्बेसी का नहीं क्लियर करते वो यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई कर सकते हैं, बट जैसे कि जो स्टूडेंट्स एम्बेसी के रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई नहीं कर सकते। रिजर्व कैंडिडेट से मुराद यहाँ पे ये है कि लेट्स से किसी ने फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग कंप्लीट कर लिया है और उसने इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू के बाद उसे भी नहीं पता कि उसका आइदर सेकंड राउंड के लिए रिकमेंडेशन हो रही है या नहीं हो रही, तो वो इस केस में रिजर्व कैंडिडेट है और वो इस केस में अपनी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ट्रैक को नहीं सबमिट कर सकता जब तक उसे एम्बेसी कोई क्लियर आंसर नहीं दे देता। आइटम टू नोट व्हेन फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। बोथ एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ट्रैक में एप्लीकेंट्स के लिए लाजमी है कि वो अपना ऑफिशियल डिपार्टमेंट का नेम जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म पे मेंशन करें, जो कि यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन की फ़ाइल में हमारे पास गिवन है। एप्लीकेंट का इंग्लिश नेम मस्ट मैच द नेम ऑन देयर पासपोर्ट, ताकि हमारे पास इन फ्यूचर कभी भी वीज़ा के टाइम पे कोई डिले ना आए।
एप्लीकेंट मस्ट चेक द कंप्लीटनेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ऑल द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन चेकलिस्ट में हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको भी किसी भी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने किसी भी किस्म का फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किया तो जब आपका सेकंड राउंड ऑफ एवेल्युएशन हो रही होती है, नीट करा होता है, तो आपके हर डॉक्यूमेंट्स की क्रॉस वेरिफिकेशन किसी किसी भी स्टेज पे हो सकती है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फेक निकल आता है तो आप एक्सक्लूड हो जाते हैं एवेल्युएशन के प्रोसेस से। याद रखिए कि हमेशा अपनी एप्लीकेशन को बहुत नीट और क्लीन आपने सबमिट करना है। आपने बेसिकली हर डॉक्यूमेंट को लेबल करना है कि आपका ये डॉक्यूमेंट किस चीज़ का है। जैसे यहाँ पे मेंशन है कि आपका अगर फॉर एग्जांपल बैचलर्स का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, तो आप उसको बताएं कि काउंसलर कंफर्म्ड है, उसके टॉप राइट कॉर्नर पे एक स्लिप अटैच करेंगे। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स A4 साइज़ पे होने चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट A4 साइज़ पे नहीं है तो आपने उसको ग्लू से A4 साइज़ पे अटैच करके फिर सबमिट करना है, ठीक है। इफ़ अ डॉक्यूमेंट लार्जर देन A4 साइज़ डॉक्यूमेंट, अगर कोई डॉक्यूमेंट का साइज़ A4 से लार्ज है तो उस डॉक्यूमेंट को आप फोल्ड करके A4 साइज़ में कर सकते हैं। याद रखें कि हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हुए आइदर आपने पेपर क्लिप का यूज़ करना है या फिर ग्लू का यूज़ करना है। आपने किसी केस में स्टेपलर यूज़ नहीं करना, बिकॉज़ स्टेपलर यहाँ पे अलाउ नहीं होता एप्लीकेशन में। एम्बेसी के केस में आप 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं और आपकी एटलीस्ट 1 यूनिवर्सिटी टाइप बी होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक ही यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि प्लीज़ बी रिमाइंडेड दैट इफ एप्लीकेंट सेलेक्ट ऑल 3 यूनिवर्सिटीज़ अमंग हाईली कॉम्पिटिटिव यूनिवर्सिटीज़, इवन दे पास द सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन, सम कैन फेल फ्रॉम ऑल 3 यूनिवर्सिटीज़। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से आपने एम्बेसी ट्रैक पे अप्लाई करते हुए 2 टाइप ए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हैं और 1 टाइप बी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की हैं, तो मेक श्योर कि आप सारी की सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ना सेलेक्ट करें जो कि हाईली कॉम्पिटिटिव हैं साउथ कोरिया में। क्योंकि जो स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड राउंड में बेसिक का क्लियर कर लेते हैं उनके साथ कभी-कभार ये होता है कि वो थर्ड राउंड में आके तीनों यूनिवर्सिटीज़ से रिजेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि 2019 में 39 कैंडिडेट इस तरह रिजेक्ट हुए थे और 2024 में 86 कैंडिडेट इस तरह रिजेक्ट हुए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि मेन पॉइंट्स ऑफ एवेल्युएशन कौन-कौन से होते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन कमेटी एक कैंडिडेट की सिटीजनशिप, लेवल ऑफ एजुकेशन, उसके एकेडमिक ग्रेड्स उसके चेक करती है, और फिर उसकी स्टडी प्लान और उसकी पर्सनल स्टेटमेंट की बेसिस पे उसको वैल्यूएट करती है, ठीक है, और फिर उसकी इंटरव्यू करती है और देन उसको नीट को रिकमेंड करती है। याद रखें कि सेकंड राउंड में कभी भी आपका ओरल इंटरव्यू नहीं होता, बेशक वो यूनिवर्सिटी का हो या एम्बेसी का ट्रैक हो। यहाँ पे ऑथेंटिसिटी चेक में मेंशन है कि इफ़ नेसेसरी नीड में इंक्वायर अबाउट द फैक्ट विद इन द एप्लीकेशन मटेरियल टू द रेलेवेंट गवर्नमेंट एंड यूनिवर्सिटीज़। अगर आपने कोई भी ऐसा फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किया है तो वो सेकंड राउंड में चेक हो सकता है, इसलिए मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हों। एडिशनल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट स्टूडेंट टॉपिक प्रोफिशिएंसी के साथ अप्लाई कर रहा है तो उसको 10% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट डायरेक्ट डिसेंडर्स ऑफ कोरियन वॉर था तो उसको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करता है तो उसको 5% एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा स्टूडेंट इंग्लिश या कोरियन प्रोफिशिएंसी के साथ अप्लाई करता है तो डिपेंडिंग अपॉन रिलेटिव मार्क्स उसकी यहाँ पे उससे पॉइंट्स मिलते हैं। लेट्स से बात करते हैं, अगर किसी स्टूडेंट के आइल्स में 7 बैंड्स थे तो उसको 80% टोटल स्कोर मिलता है। मीन्स उसकी एप्लीकेशन को 80% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं एक ऐसी कैंडिडेट के ऊपर जिसके पास आइल्स नहीं होता। आगे इवैल्यूएशन प्रेफरेंस में डिस्कस करते हैं कि जिसमें बेसिकली एक एप्लीकेंट ओवरसीज़ कोरियन होना चाहिए, उसकी फैमिली जो है वो लो इनकम बैकग्राउंड से होनी चाहिए, अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से होनी चाहिए, वो नेशनल साइंस इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट से अप्लाई कर रहा हो टाइप बी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। और उसके बाद अगर वो पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसका ऐसा एप्लीकेंट नेशनल साइंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हो तो उसको प्रेफर किया जाएगा। एप्लीकेंट्स हु सबमिट द हाई स्कोर ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टोफल और आइल्स उनको भी प्रेफर किया जाता है। ऑल्दो ये चीज़ ऑप्शनल होती है, इसी वजह से मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था कि ये चीज़ हाईली रिकमेंड की जाती है कि आप सबमिट करें। फाइनल अनाउंसमेंट हमारे पास नीट जो है वह ईमेल 13 जून 2025 को कर देता है, इस साल कर दी थी। नेक्स्ट ईयर ये डेट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन हमेशा ये डेट ऑलमोस्ट लास्ट वीक ऑफ जून तक जाती है। ये एम्बेसी ट्रैक के केस में जब जिनको जो कि थर्ड राउंड क्लियर कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे फाइनल अनाउंसमेंट से रेलेवेंट सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हैं। ये कैंडिडेट इनको पढ़ सकता है। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई इशू है तो उसको हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है जिसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि नीट विल क्लासीफाई
those who have obtained topic level 5 or 6 as those who enter the degree program. अगर फॉर एग्जांपल किसी ऐसे स्टूडेंट के पास टॉपिक लेवल 5 और 6 ऑलरेडी है, तो वो अपना कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम 1 ईयर का जो है वो एग्जाम कर सकता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसके पास टॉपिक लेवल 3 भी था या 4 भी था, तो उसके लिए लाज़मी है कि वो दोबारा से टॉपिक लेवल 1 ईयर का कोरियन लैंग्वेज कोर्स करता ही करता है। फाइनल कैंडिडेट्स को जो है वो इनविटेशन लेटर रिसीव होता है और गाइडेंस रिसीव होती है और एंट्री फॉर्म जो कि नीड उन्हें इशू करता है ऑन ईमेल पे। और फिर हमारे पास बेसिकली फाइनल कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस अवेलेबल है कि इफ़ अ फाइनल कैंडिडेट विशेस टू विदड्रॉ फ्रॉम द प्रोग्राम आफ्टर द फाइनल अनाउंसमेंट, तो वो अपने साइन लेटर ऑफ स्कॉलरशिप जो है सबमिट करे, जो कि अपनी रिकमेंडेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, आइदर यूनिवर्सिटी को या फिर एम्बेसी को। एक मरतबा आपने स्कॉलरशिप को से विदड्रॉ कर दिया अपने आप को, आप दोबारा उस स्कॉलरशिप में एनरोल नहीं हो सकते, ये बात याद रखें। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बात पहले भी डिस्कस की है कि वो स्टूडेंट जो एक्सपेक्टेड टू ग्रेजुएट हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस 31 जुलाई तक हर हाल में नीट पर सबमिट कर दें। अगर वो नहीं करते तो वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, मींस एप्लीकेशन से एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। यहाँ पे एक बात मेंशन है कि सिलेक्टेड जीकेएस स्कॉलर शुड प्रिपेयर मल्टीपल कॉपीज ऑफ अपोस्टाइल और कौंसलर कंफर्म ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बिफोर द एंट्री टू साउथ कोरिया। Scholars need to submit their authenticated certificates to degree universities for the issues of student admission letter, to embassy for the visa insurance, and to the Korean Immigration Office for the renewal or update of their status of residence in South Korea. इससे मुराद ये है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आप हमेशा अपने अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज साथ लेके जाएं कोरिया, बिकॉज वो आपको हर स्टेज पे काम आएंगी फॉर वीज़ा इंश्योरेंस। उसके बाद आपका जब यूनिवर्सिटी में सब एडमिशन आपको लेटर मिलना है आपको, तब जब आप कोरियन लैंग्वेज में एनरोल हो रहे होंगे, तब आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने काम नहीं किया बिफोर गोइंग टू कोरिया, तो वो आफ्टर 1 ईयर ऑफ कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम अपने होम कंट्री वापस आके डॉक्यूमेंट्स को दोबारा जो है वो अपोस्टाइल करवा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है कि ऑल एप्लीकेशन मटेरियल सबमिटेड टू नीट विल नॉट बी रिटर्न इन एनी केस। एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट मस्ट बी आर्काइव एट नीट फॉर द मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स। हमेशा हमारा जो जितना भी एप्लीकेंट्स का डेटा होता है वो मिनिमम 5 ईयर्स तक जो नीट के पास जा चुका होता है वो सेफ होता है, और नीट उसको 5 ईयर्स बाद ही डिस्कार्ड करता है। यहाँ पर हमारे पास फाइनल कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली ये है कि उनको बेसिकली D4 या D2 वीज़ा मिलता है, और आप इस चीज़ से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपने अपने ऊपर चेक एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस देख लेने जो कि आपके ऊपर लगते हैं। इन केस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वीज़ा और इमिग्रेशन की केस में आप immigration.go.korea की वेबसाइट पर जा सकते हैं। एंट्री एक्सपोर्ट टू कोरिया, आपकी यूनिवर्सिटी है आपको परचेज़ इकोनॉमी क्लास लेके देती है। अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी खुद उसको परचेज़ करते हैं तो फिर वो आपको यूनिवर्सिटी रियम्बर्स कर देती है जब आप साउथ कोरिया जाते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली स्कॉलरशिप से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। स्कॉलरशिप से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन में मास्टर्स डिग्री आपकी टोटल 3 ईयर्स की होती है, और पीएचडी डिग्री आपकी 4 ईयर्स की होती है, और रिसर्च प्रोग्राम आपका मैक्सिमम 1 ईयर्स का हो सकता है, मिनिमम 6 मंथ्स का हो सकता है। ग्लोबल नेटवर्क प्रोग्राम जो है वो आपका मास्टर्स डिग्री होती है विद इन 2 ईयर्स। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे चीज़ मेंशन है कि रिसर्च प्रोग्राम्स, ग्लोबल नेटवर्क प्रोग्राम, स्कॉलर्स हु हैव ऑब्टेन टॉपिक लेवल 5 और 6 current academic professors enroll in 100% English taught program with the submission of the Korean language exemption certificate, as well as the RITS, a Korean language program. Scholars who achieve topic level 3 will be exempted for the Korean language program. इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टूडेंट्स रिसर्च डिग्री प्रोग्राम या ग्लोबल नेटवर्क प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो स्कॉलर जिन्होंने ऑलरेडी टॉपिक लेवल 5 या 6 अचीव कर लिया है, और ऐसे एकेडमिक प्रोफेसर जिनके कोरिया में जाने वाला अटेंड करने वाला प्रोग्राम 100% इंग्लिश में है, वो कोरियन लैंग्वेज का जो 1 ईयर कोर्स है उसको एग्जाम कर सकते हैं। Those who receive the topic level 5 or 6 within the first 6 months of the Korean language program will be exempted from the remaining 6 months training program and must start their degree program in the following semesters. इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट अपनी फर्स्ट 6 मंथ्स में ही अपना स्पेसिफिक टॉपिक लेवल अचीव कर लेता है, तो वो रिमेनिंग 6 मंथ्स को छोड़ के अपनी डिग्री स्टार्ट कर सकता है।
हम डिस्कस करते हैं कि स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं। स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स ये हैं कि सारे जीके स्कॉलर्स को सबसे पहले इकोनॉमी क्लास फ़्लाइट मिलती है, जो कि एक्चुअल एक्सपेंस पे होती है। फिर आपको आपकी 5 मिलियन कोरियन वॉन्स की डिग्री प्रोग्राम होता है, जो कि यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट पे किया जाता है। उसके बाद आपका 5.2 मिलियन कोरियन वॉन का 4 क्वार्टर्स में कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग फ़ीस होती है, जो कि बेसिकली डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है वो आपकी रेलेवेंट यूनिवर्सिटी को पे करती है। तो आपको बेसिकली जीके स्कॉलर को सारे केसेस में क्या मिलता है, मंथली अलाउंस, जिसको हम स्टाइपेंड कहते हैं। कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम के दौरान आपको जो है 14 मिलियन कोरियन वॉन पर ईयर मिलता है। इसको आप डिवाइड बाय 12 करेंगे तो आप इजीली पर मंथ स्टाइपेंड अपना देख सकते हैं। इसी तरह डिग्री केस में आपको 1.5 कोरियन मिलियन वॉन मिलता है, रिसर्च के केस में 1.9 मिलियन वॉन मिलता है पर मंथ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप बेनिफिट्स लिखे हैं, जो कि हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर स्टिल किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। अदर नोट्स में अवेलेबल है हमारे पास कि एप्लीकेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ डिसएडवांटेज कॉज बाय द एरर इन द एप्लीकेशन और सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे चीज़ मेंशन है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी भी एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन सबमिट करते हुए कोई भी उससे गलती हुई है, ठीक है, तो वो उसका जिम्मेदार खुद है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि गलत था, तो इस किसी भी स्टेज पे तो वो एप्लीकेशन के प्रोसेस से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। आगे हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को कोरियन एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करना है अपनी रेलेवेंट, तो वो अपेंडिक्स सी को देख सकता है। कोरियन यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करना है अपनी रेलेवेंट, तो वो अपेंडिक्स डी को देख सकती हैं। जीके सेंटर को अपने देखना कॉन्टैक्ट करना है एट NIIED, तो आप उसकी रेलिवेंट ईमेल पर उनको ईमेल कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स वो आपको जवाब दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास कन्वर्जन का टेबल है। आपकी रेलिवेंट जीपीए कन्वर्जन के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपना पॉइंट स्केल 100 में से और अपना CGPA स्केल मेंशन करते हैं। उसके बाद आपके पास रेलिवेंट आपकी DA लिस्ट है और ODA रिसिपिएंट ऑन 2025 और 2024 की फ्लोज से, कि आपकी कंट्री किस में फॉल करती है। फिर हमारे पास आता है कि आपकी कोरियन एम्बेसीज का सारे सारे कॉन्टैक्ट, जिसमें जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की कोरियन एम्बेसीज के नंबर्स अवेलेबल हैं, एम्बेसी और कॉन्सुलेट के नंबर्स अवेलेबल हैं, उनकी ईमेल्स अवेलेबल हैं। इसी तरह हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ की केस में भी रेलेवेंट यूनिवर्सिटीज़ की ईमेल्स अवेलेबल हैं। अब ये यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्टैक्ट हैं, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट अगर फॉर एग्जांपल चोसन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, तो उसकी इंटरनेशनल टीम जो कि GKS को डील करती है, उनकी ईमेल ये अवेलेबल है, आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी में। अब हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली GKS से रेलेवेंट एप्लीकेशन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि FAQs हैं। शुड आई सबमिट माय पेरेंट पासपोर्ट कॉपी? वो कह रहे हैं अगर नेसेसरी है तो तब सबमिट करें। अगर फॉर एग्जांपल आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी उस चीज़ को प्रूव कर देता है, तो आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करने की नहीं ज़रूरत। माय फादर हैज़ डिसीज़ अ लॉन्ग टाइम एंड आई कैन नॉट प्रूव हिज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। इफ़ यू आर अनेबल टू इशू योर पेरेंट्स proof of citizenship due to your parents' absence, divorce, disease, then provide supplementary document that explain reason for not submitting their proof of citizenship. ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप में से आपके किसी एक पेरेंट की डेथ हो चुकी है, तो आप उसका रेलिवेंट डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, आइदर डिवोर्स या फिर डेथ सर्टिफिकेट। My parents and I hold different citizenship. Am I eligible to apply? Yes, you are eligible to apply as long as कि आप कोरियन citizenship hold नहीं करते, आप GKS में अप्लाई कर सकते हैं। My country is not listed in GKS graduate 2025 program. Can I apply for this program? No, आप अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज GKS बेसिकली उन्हीं कंट्रीज़ को ऑफर होती है जिनका कोटा अवेलेबल होता है। Am I expected to graduate from my university in March 2025? Am I eligible to apply? Yes, you are eligible to apply। अगर आप अपना जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है और डिग्री है वो 31 जुलाई तक सबमिट कर सकते हैं। इन केस ऑफ सिलेक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। It take 1 year in my country to get a diploma after the graduation. Can I apply with the provincial certificate? नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकते as long as आपके पास आपकी डिग्री सर्टिफिकेट ओरिजिनल ना हो या रिस्पेक्टेड डेट तक आप उसको नहीं सबमिट कर सकते। I have a master's degree. Can I apply for a master's degree in a different major? Yes, you can apply for a master's degree in a different major. और अगर फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपके पास ऑलरेडी मास्टर्स डिग्री है, तो आपका जो CGPA है वो आपकी बैचलर्स डिग्री की केस पे आपकी एप्लीकेशन गाइडलाइंस को मीट करना चाहिए।
I am currently a master's degree program in at a university in Korea. I am eligible to apply for a master's degree and for a program in another university. जैसे कि फाइनल चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस हुई है कि आप ऐसे उस सूरत में अप्लाई नहीं कर सकते हैं जीकेएस प्रोग्राम में। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोरियन हाई स्कूल कोरियन था, इंटरनेशनल स्कूल भी था या कोरियन यूनिवर्सिटी भी थी आपकी होम कंट्री में, तो आप इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते। The grades in my transcript are different from the CGPA scale in the guidelines. How should I submit my CGPA? Can I use a score I converted from the grade conversion website? अगर आपका CGPA ग्रेडिंग सिस्टम आपकी ट्रांसक्रिप्ट में अवेलेबल नहीं है, तो आपने बेसिकली अपने CGPA या अपना ग्रेडिंग सिस्टम जो है अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेक करना है और फिर उसको यूनिवर्सिटी से कंफर्म करवा के उस डॉक्यूमेंट को साथ अटैच करना है। My CGPA is below 80%. I am eligible to apply for this program. Yes, you are eligible to apply for this program if you are ranked within the top 20 of your class. Let's say कि फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे का एक जो परसेंटेज है वो 79 है, बट वो अपनी क्लास में 15 नंबर पर रैंक करता है, तो वो सब अप्लाई कर सकता है। इन दिस केस वो अपनी यूनिवर्सिटी से एक रैंकिंग सर्टिफिकेट इशू करवाता है। My academic transcript only indicates CGPA and does not offer CGPA by semester. व्हाट शुड आई पुट इन दी एप्लीकेशन फॉर्म? अगर आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट CGPA सेमेस्टर वाइज नहीं देती, तो आप उस बॉक्स को खाली छोड़ सकते हैं। ये चीज़ हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म की वीडियो में देखेंगे कि ये चीज़ कैसे हम डील कर सकते हैं। आई एम अप्लाइंग फॉर डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम, शुड आई सबमिट अ CGPA और बैचलर डिग्री प्रोग्राम? येस, ये आपके लिए लाजमी है कि आप अपनी जितनी प्रीवियस डिग्रीज हैं उन सबको बेसिकली सबमिट करें। I transferred to a university, but my official transcript issued by my university does not indicate my CGPA of my previous university. How should I submit my academic record? Please submit an official academic degree issued by university you graduated from. If the degree does not indicate your degree grades from the entire degree program, please submit the academic record of your previous university as a supplementary document. आप उसको एज सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने ड्यूरिंग देयर बैचलर्स जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र की है, तो अगर उसकी नई आने वाली यूनिवर्सिटी में जिसमें वो अब पढ़ता है, जिससे ग्रेजुएट हुआ है, उस पे उसके प्रीवियस यूनिवर्सिटी के कोर्स और ग्रेड्स अवेलेबल नहीं है, तो वो उसको एज अ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट उस यूनिवर्सिटी से लेके सबमिट करेगा। अदर एलिजिबिलिटी, आई मीट all the application requirement listed in the application form. Does it mean that I am qualified to apply to all GKS partner universities? No, आप GKS partner universities आप सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं जो कि GKS की पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। और इन पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ में आपने कैसे अपना प्रोग्राम चेक करना है, अपनी यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट को देखना है और अपना रेलिवेंट प्रोग्राम सर्च करना है। आई एम currently लिविंग इन कोरिया, कैन आई अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम? येस, यू कैन अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम एज लॉन्ग एज कि आपके पास कोरियन सिटीजनशिप नहीं है। एप्लीकेशन सबमिशन की ऊपर बात करते हैं हम। मे आई अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम बाय सबमिटिंग माई एप्लीकेशन टू नीट डायरेक्टली? नहीं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट एम्बेसी या यूनिवर्सिटी को सबमिट करने होते हैं। व्हाट्स द डेडलाइन फॉर द एप्लीकेशन? एप्लीकेशन एम्बेसी और यूनिवर्सिटी की वेरी करती है, यूनिवर्सिटी और एम्बेसी के ऊपर। ये आप बेसिकली यूनिवर्सिटी या एम्बेसी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। I am a citizen of China, Czech Republic. In the application form, there is a quota only assigned to embassy track for the Chinese or Czech Republic student. Does it mean that I must apply to Korean embassy in my country? If you are Chinese citizen, you should submit your application to China Scholarship Council, जो कि CSE होता है, under the Ministry of Education in China, instead of Korean embassy in China. This is based on the mutual agreement between the China and Korea. Likewise, Czech Republic के citizen जो हैं वो अपनी application जो है वो Ministry of Education in चेक रिपब्लिक को सबमिट करते हैं, रेदर कि कोरियन एम्बेसी को सबमिट करें। आई एम अ US citizen living in Los Angeles. I am going to apply through embassy track. Can I submit my application to a Korean consulate in LA instead of Korean embassy? Applicants from United States of America and Vietnam can submit their application to nearby Korean consulate. Korean embassy in Washington and Korean consulate in LA will cooperate to conduct their first round of selection. आगे हम बात करते हैं कि अपोस्टाइल और कॉन्सुलर कन्फर्मेशन क्या कैसे करवाने होते हैं। फॉर द लीगलाइजेशन ऑन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कैन आई चूज बिटवीन अपोस्टाइल एंड कन्फर्म कॉन्सुलर कन्फर्मेशन? यस, आप कर सकते हैं, लेकिन ये रिकमेंड किया जाता है कि वो कंट्रीज़ जो ऑलरेडी अपोस्टाइलेशन की कन्वेंशन का पार्ट बन चुकी हैं, वो स्टूडेंट्स अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट ही सबमिट करें। कैन आई सबमिट माई ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट विदाउट कॉन्सुलर कन्फर्मेशन? नहीं, आप नहीं कर सकते।
एम्बेसी ट्रैक एप्लीकेंट शुड आई अपोस्टाइल में बर्थ सर्टिफिकेट 4 टाइम्स? नहीं, आपने सिर्फ अपने बर्थ सर्टिफिकेट को एक ही मरतबा अपोस्टाइल करवाना है और उसकी एम्बेसी ट्रैक के लिए 3 फोटो कॉपीज़ करवा लेनी है। आई obtained my apostille on my graduation certificate in the past. Can I submit a copy of this document? नहीं, आप नहीं कर सकते। आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक फ़ोटो कॉपी भी हर स्टेज पे अटेस्ट करवा के उसको अपोस्टाइल करवाना है। हाउ शुड आई सबमिट द डॉक्यूमेंट विद ट्रांसलेशन? अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कोई भी डॉक्यूमेंट इंग्लिश या कोरियन के अलावा है, तो आप उसको सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवाते हैं और फिर उस डॉक्यूमेंट को भी कौंसल कन्फर्म या अपोस्टाइल करवाते हैं। I will submit my original graduation certificate with an apostille, but it cannot be reissued anymore. Can it be returned? आपकी जितनी भी एप्लीकेशन मटेरियल नीट को चला जाता है सेकंड राउंड के लिए, वो कभी भी रिटर्न नहीं होता। इसलिए मेक श्योर कि हमेशा आप अपनी अपोस्टाइल जो है वो फ़ोटो कॉपी पे करवा के सबमिट करवाएँ एप्लीकेशन को। आई एम क्यूरियस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। कैन आई सबमिट माई ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दैट आई पोस्टाइल लास्ट ईयर? अगर उस पर कोई एक्सपायरी डेट अवेलेबल नहीं है तो आप कर सकते हैं। अगर नहीं है एक्सपायरी डेट तो ये चीज़ एज्यूम की जाती है कि आप लास्ट 2 ईयर्स तक जो आपके डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल हुए हैं वो एक्सेप्टेड होते हैं। आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम अनदर कंट्री, देयरफॉर आई कैन नॉट obtain a apostille on my certificates from a government or apply for consular confirmation from Korean embassy in my country. How should I submit my graduation certificate academic transcript that were issued from a different country? इस केस में आपने क्या करना है कि इफ़ यू डॉक्यूमेंट्स वर इशूड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और फ्रॉम अ गवर्नमेंट अब्रोड, you should obtain a apostille if the relevant country is a member of the apostille convention. If you are not able to obtain apostille from abroad, please check that if you can obtain a consular confirmation. इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कंट्री स्टूडेंट ने पाकिस्तान में रहते हुए अपनी ग्रेजुएशन जो है वो डिफरेंट कंट्री से की है, जैसे से बात करते हैं कि टर्की से कर ली है, ठीक है? तो अब वो अपने डॉक्यूमेंट जो है वो टर्की से अपोस्टाइल तो नहीं करवाएगा पाकिस्तान में बैठे हुए, तो वो इस केस में क्या करेगा, क्योंकि अपोस्टाइल कन्वेंशन के का पार्ट जो है वो दुनिया की सारी कंट्रीज़ हैं। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जब आप अपोस्टाइल करवा रहे हैं उसके रिलेटिव कंट्री के मेंबर से, तो आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपोस्टाइल हो जाता है, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल अपोस्टाइलेशन का सिनेरियो अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप अपनी कंट्री में बैठे उस रेलेवेंट एम्बेसी को कॉन्टैक्ट करते हैं। जैसे कि आप पाकिस्तान में बैठे टर्की की एम्बेसी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फिर टर्की की एम्बेसी जो है वो आपके इस डॉक्यूमेंट को, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको वो है कौंसल कन्फर्म कर देगी। सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड डिपार्टमेंट्स। हाउ मेनी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज़ कैन आई अप्लाई? अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पे अप्लाई करें तो आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एम्बेसी ट्रैक पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वन मस्ट बी टाइप बी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और आपके सारे के सारे डिपार्टमेंट सेम यूनिवर्सिटी से नहीं होने चाहिए, ठीक है? लेकिन आपको हमेशा आपका डिवीजन ऑफ स्टडी जो है वो सेम होना चाहिए, याद रखें। Are there any trips on choosing 3 universities? Embassy track students should understand the passing of second round will not guarantee an admission to the university that you have chosen. इसलिए हमेशा ये चीज़ प्रेफर की जाती है कि हर यूनिवर्सिटी की जो है कोई ना कोई स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं, उसकी बेसिस पे स्टूडेंट ने उस चीज़ को वैल्यूएट करना होता है कि वो किन बेसिस पे अपनी 3 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, प्लीज़ ऑल्सो कंसीडर द फैक्ट दैट द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी इन द मेट्रोपोलिटन सिटीज़ इज़ हायर देन दोज इन नॉन मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है? क्योंकि आपने अपने जीकेएस स्कॉलर को जो आपका स्टाइपेंड होता है उसी में से आपने अपनी अकोमोडेशन पे करनी होती है हर मंथ। रिकमेंडेशन लेटर हमेशा आपका सील्ड होना चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आप सबमिट करें, ये हाईली रिकमेंडेड है। अदर डॉक्यूमेंट्स में आपके पास शुड आई इंक्लूड आई डिटेल रिसर्च प्रपोजल इन माय स्टडी प्लान? येस यू मे, आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्जांपल आप स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, ये रिकमेंड किया जाता है हार्डली इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी केस में आप स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं तो आप स्पेसिफिक प्रोफेसर को डिस्कस कर सकते हैं, उनका स्पेसिफिक मेजर डिस्कस कर सकते हैं, और इन केस ऑफ एम्बेसी आपको बहुत जनरल रहना पड़ता है। आई एम प्लानिंग टू अप्लाई थ्रू यूनिवर्सिटी ट्रैक, कैन आई सबमिट माई एप्लीकेशन टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़? नहीं, आप हमेशा यूनिवर्सिटी ट्रैक में अप्लाई करते हुए एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। My name on my birth certificate is different from one of my graduation certificate. What should I do when the names are different on the documents? हमेशा एप्लीकेंट का नेम उसके पासपोर्ट के पे मैच करना चाहिए, बाकी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते।
हाउ विल आई नो इफ़ आई हैव पास ईच असेसमेंट? हमेशा हर राउंड की जो रिजल्ट्स है वो एम्बेसी और यूनिवर्सिटी अनाउंस करती है, तो इस चीज़ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमेशा सेकंड राउंड जो कि नीट का होता है वो स्टडी इन कोरिया की वेबसाइट पे इशू होता है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल जीके स्कॉलर टू पास एटलीस्ट टॉपिक लेवल 3 आफ्टर 1 ईयर ऑफ कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम। येस, आपके लिए लाजमी है कि एक एप्लीकेंट जो कि जीके स्कॉलर बन गया है उस वो मिनिमम टॉपिक लेवल 3 को अचीव करे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसकी यूनिवर्सिटी में कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, लेट्स से टॉपिक लेवल 4-5 की, तो वो उसको अचीव करेगा। If I become GK scholar, will I assign to a Korean language institution at a different region of my degree universities? पहले ऐसा होता था, लेकिन फ्रॉम 2023 से ऑनवर्ड सारी यूनिवर्सिटीज़ अपनी ही यूनिवर्सिटी में अपना कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम करवाती हैं। द डिग्री प्रोग्राम आई अप्लाइड इज taught in English only. May I exempt from the Korean language program? आप नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज आपके पास टॉपिक लेवल 5 या 6 नहीं है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन। मे आई चेंज माई फाइनल यूनिवर्सिटी चॉइस ड्यूरिंग माई कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम? नहीं, आप नहीं कर सकते। आपने जो ड्यूरिंग एप्लीकेशन सबमिशन अपना डिपार्टमेंट चॉइस सेलेक्ट किया था आइदर एम्बेसी और यूनिवर्सिटी ट्रैक में, आप सिर्फ उसी में ही अप्लाई उसी को ही मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप चेंज करते हैं तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएगी, आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप से विड्रॉ कर दिया जाएगा। सो ये हमारे GKS 2025 की FAQs थे और साथ हमारी सारी गाइडलाइंस थी। इनको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। अगर किसी एप्लीकेंट को कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम कमेंट सेक्शन में इसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।